जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप एकदम शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 22 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कुछ क्वेश्चन जो उस शिफ्ट में पूछे गए थे, जीएस के क्वेश्चन। इससे पहले हमने 20 दिसंबर के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आज हम देख लेते हैं कि 22 दिसंबर 2025 को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें किस तरह के क्वेश्चन, क्या लेवल आपका पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है वो ये है, लावणी मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन आपका 20 दिसंबर की शिफ्ट में भी पूछा गया था कि लावणी जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं क्वेश्चन का रिपीटेशन हो रहा है, यानी पहले जो पुरानी शिफ्ट हैं उनके 4-5 क्वेश्चन अगली नेक्स्ट शिफ्ट में 1 या 2 दिन बाद की शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो आप जो है पुरानी जितनी भी शिफ्ट हैं सबका एक बार एनालिसिस करके तब अपने एग्जाम में जाएं। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपके 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा आपको ये बढ़ा के ही देगा। इससे आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। तो जो भी मेरा साथी आज नया जुड़ा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, लावणी मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा एक पारंपरिक लोक नृत्य है। जो लावणी त्यौहार है ये मुख्य रूप से किस राज्य में नृत्य किया जाता है। एक सेकंड, यहाँ पे पेन हम ले लेते हैं। पेन सेलेक्ट नहीं किया है तो यहाँ से पहले एक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। तो लावणी जो है वो महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है, जो काफ़ी प्रचलित है। लावणी जो है एक लावणी त्यौहार उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी जो है मनाया जाता है नृत्य, लेकिन ये मोस्टली महाराष्ट्र इसके लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र के अन्य जो है लोक नृत्य हैं तो उनमें जैसे आ जाएगा एक तमाशा। तमाशा भी महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो आगे एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद एक त्यौहार होता है लेजिम। लेजिम त्यौहार ये भी महाराष्ट्र से जो है जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है लेजिम। ठीक है, एक आता है कोली। कोली लोक नृत्य जो महाराष्ट्र है। और उसके बाद आता है हमारा पोवड़ा। ठीक है, पोवाड़ा या पोवड़ा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है आपके शिफ्ट में इनमें से कोई लोक नृत्य आपका पूछा जाए महाराष्ट्र राज्य से संबंधित। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, राज्यों में जो वैट था क्यों लागू किया गया था। वैट वैट जो था क्यों लागू किया गया था। वैट VAT। ठीक है, इसका मतलब होता है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, मूल्यवर्धित कर। अगर मैं बात करूं इसकी, मूल्य वर्धित कर, ये इन्होंने पूछा है कि ये क्यों लागू किया गया था। तो जो टैक्स है वैट है, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था वो सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना था, जिसका उपयोग सार्वजनिक सेवा और बुनियादी ढांचों को सही करने के लिए किया जाता था। अगर मैं वैट की बात करूं तो वैट आपका 1 अप्रैल 2005 को ये लागू हुआ। जो वैट था ये 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सरकार को राजस्व एकत्रित करना और उस पैसे से विकास कार्यों को सुनिश्चित ढंग से करना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सरकार के लिए राजस्व एकत्रित करना इसका एक मुख्य उद्देश्य था। तो आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, प्रधानमंत्री और उसके जो समस्त मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जब तक लोकसभा का विश्वास, जब तक लोकसभा का उनको विश्वास प्राप्त है तब तक वो सत्ता में रह सकते हैं। अगर उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री सहित जो है त्याग पत्र जो है देना पड़ता है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये जो बात कही गई है वो आर्टिकल
आर्टिकल 75 में और उसका सब क्लॉज 3, उसमें ये बात कही गई है कि जो मंत्रिपरिषद है आर्टिकल 75(3) के अनुसार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा में जब तक उनका विश्वास है तब तक वो सत्ता में बने रहते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। इसने 27 जनवरी 2025 इस डेट को कानूनी रूप से समान नागरिक संहिता को लागू किया था। समान नागरिक संहिता को लागू किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड जो है एक उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश का ऊपरी हिस्सा हमारा यानी उत्तर वाला हिस्सा उत्तरांचल, ठीक है, जो 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AQI का पूर्ण रूप क्या है? AQI का पूर्ण रूप क्या है? AQI का पूर्ण रूप होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, आजकल बहुत चर्चा में है AQI दिल्ली का, तो इसका पूर्ण रूप होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, यानी वायु की गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता सूचकांक। अगर मैं बात करूं इसका हिंदी में, वायु गुणवत्ता सूचकांक, वायु गुणवत्ता सूचकांक। ठीक है, जो काफ़ी चर्चा में है अभी दिल्ली का जो AQI है वो 500 के पार चला गया है, 800 के पार चला गया है। तो इससे क्या होता है कि वायु में जो है जहरीली गैस विद्यमान यानी हो जाती है ज़्यादा, जो सांस लेने में व्यक्ति के जो फेफड़े हैं उनके लिए जो हानिकारक होती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो 0 से लेकर 50 तक का जो AQI है वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है, 0 से 50 तक का AQI। अगर मैं वहीं बात करूँ, अगर AQI जो है 100 से ऊपर यानी 101 से 150 तक पहुंच जाता है तो ये AQI जो काफ़ी ख़राब माना जाता है। ख़राब माना जाता है, यानी ये हवा जो है सांस लेने योग्य नहीं होती। ठीक है, ये AQI ख़राब होता है। अगर इससे भी ऊपर चला जाए, यानी मान लो अगर AQI 300 प्लस चला जाता है, 300 के पार पहुंच जाता है, तो ये काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक है, ये काफ़ी खतरनाक होता है, काफ़ी खतरनाक होता है मानव उसके लिए, फेफड़ों के लिए। तो आजकल जो AQI 300 प्लस क्या 500 प्लस जा रहा है दिल्ली का और पूरे NCR का, तो 300 प्लस NCR का जा चुका है AQI, जो मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक है। सरकार को इस पर जो काफ़ी गंभीरता से निर्णय लेना होगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा AQI जो है 0 से 50 तक का माना जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी थी AQI की, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्रुपद किस संगीत विधा से संबंधित है? जो ध्रुपद एक गायन राग है जो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत। तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित ध्रुपद। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का जनक या आदि गुरु किसे कहा जाता है? जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली है, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य इसको माना जाता है कुचिपुड़ी को। ठीक है, तो इसके जो जनक हैं, कुचिपुड़ी के जो जनक हैं यानी इसके जो पिता हैं, पितामह हैं जनक, ठीक है, कहा जाता है सिद्धेंद्र योगी को, सिद्धेंद्र योगी। ठीक है, सिद्धेंद्र योगी को जो है कुचिपुड़ी का जनक माना जाता है, कुचिपुड़ी का जनक माना जाता है। इन्होंने 17वीं शताब्दी में इस नृत्य को विकसित किया जिसको शास्त्रीय रूप में पहचान दिलाई। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे, सिद्धेंद्र योगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुक्मणी देवी अरुणडेल को भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले। कई पुरस्कार मिले, यहाँ पे कोई सा पुरस्कार पूछा गया था। ठीक है, प्रॉपर जो क्वेश्चन था वो बच्चे को याद नहीं था, तो मैंने इसमें ऐड कर लिया कई पुरस्कार मिले। तो हम यहाँ पे सारे पुरस्कार आपको पढ़ाने वाले हैं, सारे पुरस्कार यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उनको नृत्य के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें से कुछ प्रमुख पुरस्कार की अगर मैं बात करूँ तो 1956 की अगर मैं बात करूँ तो 1956 में इनको पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण 1956 में इनको पद्म भूषण मिला। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अगले पुरस्कार की तो 1957 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था, संगीत नाटक अकादमी, ये पुरस्कार इनको 1957 में मिला। अगर मैं बात करूँ
अगले पुरस्कार की, तो 1968 में इनको जो पुरस्कार मिला था वो था पशु कल्याण बोर्ड द्वारा इनको एक पुरस्कार दिया गया था जो सभी जानवरों के लिए होता था। ठीक है, इससे पहले इनको 1967 में एक पुरस्कार और मिला था, पहले इसको पढ़ लेते हैं। 1967 में कला के क्षेत्र में इनको एक प्रतिष्ठित सम्मान मिला। ठीक है, कला प्रतिष्ठित सम्मान, कला प्रतिष्ठित सम्मान। ठीक है, और 1968 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा इनको दिया गया था। ठीक है, तो इनके पुरस्कार है रुक्मणी देवी अरुणडेल का, और ये किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से ये संबंधित है। आगे बात करते हैं हम, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस तिथि को लागू हुआ था? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो संविधान था, अगर मैं बात करूं संपूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगर मैं बात करूं संविधान का कुछ पार्ट जो था वो 26 नवंबर को ही लागू हो गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को इसका कुछ पार्ट यानी इसके कुछ आर्टिकल लागू हो गए थे। इसी कारण 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कुछ आर्टिकल 26 नवंबर को लागू हो गए थे, कुछ पार्ट जो जरूरी था जैसे निर्वाचन आयोग, ठीक है, कुछ आर्टिकल नागरिकता से संबंधित तो वो लागू हो गए थे 26 नवंबर को 1949 में ही। लेकिन अगर बात करें पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था, तो पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? संविधान निर्माण की अगर मैं बात करूँ तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ठीक है, सब पूरा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई और दूसरी बैठक इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस गति को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मान लीजिए ये हमारा एक सोलर सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया? सन हो गया, ये सूर्य हो गया। ठीक है, ये सूर्य हो गया। तो जितने भी ग्रह हैं अब वो इस गति से चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बुध होता है, उसके बाद आता है हमारा शुक्र, उसके बाद मंगल, फिर पृथ्वी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये ग्रह हमारे आते हैं। तो ये इस तरह से अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमण, परिक्रमण। अगर मान लीजिए हम जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए, गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ घूमते हैं, अगर हम किसी के चारों तरफ घूमते हैं तो परिक्रमा कहलाती है। तो ऐसे ही जो है जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमेगी तो क्या कहलाएगा? परिक्रमण। ठीक है, भैया परिक्रमा, तो ये परिक्रमण गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है? परिक्रमण गति कहलाती है सूर्य के चारों तरफ। तो सूर्य जो पृथ्वी है सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? जो सूर्य का एक चक्कर जो पृथ्वी है 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, 365 सही 1/4 दिन। ठीक है, तो एक चक्कर लगा लेती है, जिसको हम एक वर्ष बोल देते हैं कि पृथ्वी जो है पूरे 1 साल में सूर्य के चक्कर लगाती है। एक होती है पृथ्वी की घूर्णन गति। घूर्णन गति, घूर्णन गति क्या है? ये पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। घूर्णन गति के कारण क्या होता है? हमारे दिन रात होते हैं। ठीक है, दिन रात होते हैं घूर्णन गति के कारण। घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों ही अलग अलग है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो घूर्णन गति का समय क्या? 23 घंटे 48 मिनट कुछ सेकंड होता है घूर्णन गति का समय। ठीक है, तो जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमेगी तो उसको घूर्णन बोलेंगे, सूर्य के चारों तरफ घूमेगी तो उसको क्या बोलते हैं हम? परिक्रमण गति। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसमें पूछा गया ग्लूकोज का पायरुवेट में विभाजन कहाँ पर होता है? जो ग्लूकोज होता है उसका पायरुवेट में विभाजन किस जगह होता है, कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में जो है ग्लूकोज का जो है पायरुवेट में विभाजन हो जाता है कोशिका द्रव्य में। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस भी कहा जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर मैं बात करूँ प्रक्रिया की, प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, यह प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ठीक है, जो एक क्या है? ऑक्सीजन मुक्त प्रक्रिया होती है और सभी कोशिकाओं में ये होती है, जिसके बाद जो है जो हमारा पायरुवेट होता है वो आगे ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य।
आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? जो भारत के वर्तमान कहे गए वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा के संजय मूर्ति। ठीक है, के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति जो है भारत के वर्तमान जो है कहे गए, भारत के वर्तमान कहे गए, इन्होंने जो है गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया। इनसे पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे, तो इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान ग्रहण किया है। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा के संजय मूर्ति। आगे बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमें डीपीएसपी, हमने अपनी कई वीडियो में चर्चा इसकी की है कि अवधारणा कहाँ से ली गई। जो डीपीएसपी है, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। तो इनकी अवधारणा जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई डीपीएसपी। अगर डीपीएस का मैं प्रावधान की बात करूँ, हमारे संविधान में इनका प्रावधान भाग, अगर भाग की बात करूँ भाग 4 में, तो अगर मैं अनुच्छेद की बात करूँ तो अनुच्छेद 36 से 51 में हमको जो है डीपीएसपी पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में हम डीपीएसपी को पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं इनकी प्रकृति की बात करूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है? तो सकारात्मक है। ठीक है, इनकी प्रकृति सकारात्मक है और इनको न्यायालय में जो है प्रसन्नगत नहीं किया जा सकता, ये न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, जो डीपीएसपी है न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, इनको जो है न्यायालय में प्रसन्नगत नहीं किया जा सकता, इनका जो मुद्दा है वो न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधों द्वारा कौन सी गैस का अवशोषण किया जाता है? जो हमारा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें जो है पौधों के द्वारा कौन सी गैस का अवशोषण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण किया जाता है, इसकी अगर मैं सूत्र की बात करूं तो सूत्र होता है CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है, ये गैस जो है जिसका उपयोग वे सूर्य के प्रकाश यानी जल और क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाने के लिए ऑक्सीजन में छोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जो भोजन निर्माण में काम आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीषण सूखा और पाकिस्तान के साथ युद्ध, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना की विफलता का मुख्य कारण था? यानी उस समय पर एक तो सूखा भारत में पड़ गई और उस समय पाकिस्तान का युद्ध भी था। ठीक है, तो ये किस समय की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। ठीक है, 1965 के भारत पाक युद्ध की बात हो रही है यहाँ पर, भारत पाक युद्ध। ठीक है, इस समय क्या हुआ था, देश में तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है चल रही थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना इस समय चल रही थी योजना। ठीक है, और उसी समय क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। ठीक है, इस योजना की अवधि थी 1961 से 1966 तक, लेकिन बीच में क्या हुआ, एक युद्ध हो गया जिसके कारण यह योजना जो है विफल हो गई। ठीक है, और भारत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। एक तो फसलें नहीं हुई, सूखा पड़ गया, अनाज का उत्पादन नहीं हुआ, और हमारे जो हथियार थे उनका नुकसान हुआ। ठीक है, सैनिकों का नुकसान हुआ, यानी देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय हो गई थी, काफ़ी डाउन हो गई थी इस समय, इस 1965 के दौर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो विफल हुई थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना मुख्य रूप से किसके लाभ के लिए शुरू की गई थी? जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना थी किसके लाभ के लिए शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी जो प्रवासी श्रमिक होते हैं उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को क्या करना, लाभ पहुंचाना। ठीक है, पहुंचाने के लिए, ये पहुंचाना, तो इस योजना का जो था मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें पूछा है फुटबॉल मैच की नियमित समय में मानक अवधि कितनी होती है? जो फुटबॉल का मैच होता है उसकी मानक अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट जो उसकी मानक अवधि होती है वो 90 मिनट होती है, यानी इस पर 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। ठीक है,
45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं और इनके बीच में 15 मिनट का जो है एक ब्रेक होता है। ठीक है, 15 मिनट का एक ब्रेक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 मिनट। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा था? जो भारत का राष्ट्रगीत था वंदे मातरम, वो किसने लिखा था? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी भी इनको बोलते हैं, या चट्टोपाध्याय, आप कुछ भी बोल सकते हैं, चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। तो ये किस पुस्तक में लिखा था इन्होंने? आनंद मठ में। ठीक है, आनंद मठ, आनंद मठ से लिया गया है इनका जो है हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। ठीक है, आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है और किसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो पहली बार भारत में जो है हमारा कब गाया गया था हमारा जो है राष्ट्रगीत? ठीक है, राष्ट्रगीत कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार हमारा जो है राष्ट्रगीत गाया गया था 1896 में। ठीक है, पहली बार कब गाया गया? 1896 में राष्ट्रगीत गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन है, अगले पेपर में आपको हो सकता है पूछ लिया जाए। तो पहली बार कब गाया गया? वर्ष 1896 में। कहाँ पर गाया गया? कलकत्ता में, कांग्रेस के अधिवेशन में। 1896 में पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो पूछा है 2009 में ब्रिक का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन जो पिछली शिफ्ट में भी पूछा गया था। ठीक है, जो ब्रिक्स है उसका पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था पहली बार? तो इसका जो है आधिकारिक शिखर सम्मेलन था वर्ष 2009 में रूस में हुआ था। ठीक है, वर्ष 2009 में रूस में हुआ था और रूस का एक शहर था येकातेरिनबर्ग। ठीक है, येकातेरिनबर्ग, अजीब नाम है। तो इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? रूस। ठीक है, रशिया में पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, तो रूस में एक जगह है येकातेरिनबर्ग। ठीक है, यहाँ पर ये शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था वर्ष 2009 में। 2009 में अगर मैं ब्रिक्स की बात करूँ तो जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, ठीक है, ब्रिक्स का नामकरण किसने किया? एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जिम ओनील। ठीक है, नामकरण की अगर मैं बात करूँ, नामकरण या इसकी अवधारणा, ठीक है, किसने दी? जिम ओ नील। ठीक है, जिम ओ नील थे जो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसकी अवधारणा प्रस्तुत की और उसके शुरुआती सदस्य थे ब्राजील, रूस, भारत और चीन। ठीक है, वर्ष 2010 में इसमें कौन सा जुड़ा? साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया और इसमें क्या सी के स्थान पर या सी के बाद क्या लग गया? एस लग गया, तो ये क्या हो गया था? ब्रिक्स हो गया था। ठीक है, फिर इसका पूरा नाम हुआ BRICS। तो ब्रिक्स से ब्रिक्स कब बना? 2010 में, साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद। ठीक है, पांचवा देश कौन सा जुड़ा इसमें? साउथ अफ्रीका। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, ठीक है, ने किस कानून की जगह ली है? जो नागरिक सुरक्षा संहिता है BNSS ने किस कानून की जगह ली है? तो इसने जगह ली है जो हमारा CRPC 1973 था, उसका स्थान इसने लिया है, यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो इसने स्थान लिया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का इसने स्थान लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973। आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1961 थी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जो भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या रहा था? प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या रहा था? तो इसके उद्देश्य की मैं बात करूं तो इसका उद्देश्य था कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार करना। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य था, यहाँ पे इसका उद्देश्य लिख देते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि व गेहूं उत्पादकता में सुधार। गेहूं और उत्पादकता में सुधार। डेट आपको पता है कब से कब तक चली थी? 1961 से 66 तक इसकी अवधि थी, लेकिन 1965 के बाद ये योजना को समाप्त कर दिया गया था भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। ठीक है, भारत चीन युद्ध के समय इसको जो है भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में इसको समाप्त कर दिया गया था। इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इस योजना का जो मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर योजना आधारित थी। ठीक है, सुखमय चक्रवर्ती
मॉडल, इस मॉडल पर योजना आधारित थी, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो शास्त्रीय नृत्य है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जो शास्त्रीय नृत्य है ये भारत के असम राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, असम इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, असम राज्य में इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो है मिला हुआ है। तो इसके जो मैं बात करता हूँ, इसके जो जनक हैं, इस नृत्य के जनक की हम बात कर लेते हैं। तो इस नृत्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो श्रीमंत, कहीं कहीं श्रीमंता भी मिलता है। ठीक है, तो श्रीमंत शंकर देव, श्रीमंत शंकर देव इस नृत्य के जो है जनक है। ठीक है, इस नृत्य के जनक हैं। तो नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, तैराकी में बैक स्ट्रोक का क्या अर्थ होता है? जो तैराकी गेम होता है उसमें बैक स्ट्रोक का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है पीठ के बल तैरना। ठीक है, पीठ के बल, पीठ के बल तैरना, पीठ के बल तैरना। ठीक है, इसका अर्थ होता है पीठ के बल तैरना। अगर मैं आगे बात करूं, तैराकी में और भी कई प्रकार के स्ट्रोक होते हैं जिसको हम क्रॉल भी बोलते हैं, क्रॉल। ठीक है, एक स्ट्रोक होता है क्रॉल, क्रॉल। ठीक है, क्रॉल का मतलब क्या होता है? यानी ये सबसे तेज स्ट्रोक है। इसमें क्या होता है, शरीर पानी के समानांतर रहता है, शरीर जो होता है पानी के समानांतर रहता है। इसके बाद एक होता है हमारा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई स्ट्रोक होता है एक। बटरफ्लाई में क्या होता है, यानी इसमें डॉल्फिन किक के साथ अपने दोनों हाथों को एक साथ आगे पीछे करना होता है। ठीक है, दोनों हाथों को एक साथ जो है आगे पीछे करना होता है, तो इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एक बैक स्ट्रोक हमने पढ़ लिया, एक होता है ब्रेस्ट स्ट्रोक। ठीक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक। ब्रेस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, इसमें मेंढक की तरह जो है किक और हाथों की गति चलाई जाती है। जैसे मेंढक होता है उसी तरह से किक और हाथों की गति जो होती है, जैसे तरह से मेंढक पानी में तैरता है, आपने देखा होगा मेंढक को तैरता हुआ चलता हुआ, तो उसी तरह से ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है। तो पूछा जा सकता है कि वह कौन सा स्ट्रोक है जो मेंढक की गति की तरह किया जाता है तैराकी में? तो होता है ब्रेस्ट स्ट्रोक। तो इंपॉर्टेंट है सारी की सारी शब्दावली, एक बार ध्यान से इनको अब पढ़ के जरूर जाएंगे। आगे बात करते हैं हम, वर्ष 1951 के एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? जो 1951 में एशियाई खेल हुए थे भारत में, तो इसमें भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक कौन से खेल में जीता था? तो भारत ने अपना पहला जो स्वर्ण पदक था वो तैराकी में जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैराकी। भारत ने अपना पहला जो स्वर्ण पदक था वो तैराकी में जीता था। जिन्होंने जीता था उनका नाम था सचिन नाग। ठीक है, जो तैराक थे जिन्होंने ये जीता था तैराक, उस तैराक का नाम था सचिन नाग, सचिन नाग, सचिन नाग ने ये जीता था। इन्होंने 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में, ठीक है, ये गोल्ड मेडल जीता था, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की, यानी अंतिम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है भारत के वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? ये क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ लिया है, 2 बार टाइप हो गया। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत की सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ किसके नाम पर की जाती हैं? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 है, इसके अनुसार भारत सरकार की जितनी भी कार्रवाइयाँ किसके नाम पर की जाती हैं? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के नाम पर। ठीक है, किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर ये सारी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम पर भारत सरकार की सारी कार्रवाई की जाती है। जैसे संधि हो गई किसी दूसरे देश से, युद्ध की घोषणा, हथियार खरीद लिए गए, हथियार बेचे गए, कोई भी ऐसी जो इंटरनेशनल सौदे होते हैं सब के सब किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको किस तरह का वीडियो लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय।